नमस्कार। सनराइज नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने इनकम टैक्स का एनालिसिस करने आया हूँ। तो देखते हैं इनकम टैक्स आखिर होता क्या है। भारत सरकार द्वारा जो लोगों की आय में से कुछ हिस्सा ले लेती है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। कानून के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय या व्यक्ति जो कि पैसे कमा रहा है उसको कर देने या कि अधिक कर चुका है तो उसकी वापसी का पात्र है, इसलिए हर साल उसको आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। आयकर जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है भारत सरकार के, जो कि वो कई सारे गतिविधियों या जनता की सेवा के लिए उस टैक्स का उपयोग करता है। आपको टैक्स चुकाने की एक शर्त यह है कि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए, या कि सरकार आपसे तभी टैक्स ले सकती है जबकि आपकी आय 2.5 लाख से अधिक हो। तो देखते हैं आय के स्रोत क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बात होगी आय या कि इनकम, उसके स्रोत क्या क्या हैं। तो जो भारतीय आयकर अधिनियम 1961 है उसके अनुसार मुख्य रूप से 5 स्रोत में बांटा गया है। वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है वेतन के रूप में आय, यानी कोई व्यक्ति या कर्मचारी जो कि कहीं नौकरी कर रहा है तो उसको मिलने वाला वेतन, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, बच्चों की स्कूल की फीस, बोनस, या कि लिव इन्वेस्टमेंट में प्राप्त हुए रकम, या कि प्रोविडेंट फंड में जो भारत सरकार या कि कोई भी गवर्नमेंट जमा करती है, या कि आपके एनपीएस अकाउंट में जो राशि का योगदान सरकार द्वारा किया जाता है, ये सब आपके वेतन के रूप में आते हैं। दूसरा जो आय का स्रोत है वह है मकान किराए से देना, यानी आप किसी को मकान किराए से दिए हैं तो उससे होने वाली आमदनी भी आपकी मकान किराए की आय से मानी जाएगी। तीसरा है कारोबार या पैसे से, यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं या कि कोई पेशा है आपका, जैसे वकील, डॉक्टर, जो कि प्रैक्टिस से पैसे अर्न करते हैं, ये भी उनका आय का जरिया है। पूंजीगत लाभ के रूप में, यदि आप कहीं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए किसी पूंजी में आपने अपना पैसा लगाया, उसको सेल करते हैं तो उससे जो लाभ होता है वो पूंजीगत लाभ के रूप में आय कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा अन्य सोर्सेस भी हैं, जैसे कि बैंक डिपॉजिट से जो मिलने वाला ब्याज है, शेयर मार्केट में कमा रहे हैं जो पैसे, रॉयल्टी से जो आपकी इनकम हो रही है, लॉटरी या रेस जीतने, या कि आपके सेविंग बैंक से अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब अन्य स्रोत में काउंट होते हैं। यानी कि आपका जो कुल आय कहलाता है, इन सब पांचों को मिलाने के बाद जितनी आय होती है वो आपकी कुल आय कहलाती है। अब देखते हैं, एक कन्फ्यूजन हमें ये हरदम रहता है कि आखिर फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो देखिए, जिस वर्ष में या कि जिस वित्तीय वर्ष में आपकी कमाई होती है उसको आप फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष कहते हैं। दूसरा जो है कमाई हुई रकम का जो मूल्यांकन किया जाता है जिस वर्ष, या कि जिस वर्ष में टैक्स चुकाया जाता है, उस वर्ष को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष के अगला वाला वर्ष वित्तीय वर्ष का असेसमेंट वर्ष कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम देखें, अभी जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में जो हमने कमाया या कि इनकम किया, तो हमने कमाया उसको हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। इसके जस्ट बाद क्या आएगा कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो ये वर्ष जो कहलाएगा ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 का असेसमेंट ईयर कहलाएगा। यानी कि हम जो भी फाइनेंशियल ईयर 19-20 है उसमें जो हम पैसे कमाए या कि इनकम किया, उसका असेसमेंट या मूल्यांकन हम 20-21 के वित्तीय वर्ष में करेंगे और उसका कर का भुगतान करेंगे। इसलिए वित्तीय वर्ष के अगला वर्ष असेसमेंट ईयर कहलाता है। चूंकि वित्तीय वर्ष का किसी भी वित्तीय वर्ष का मूल्यांकन उसके असेसमेंट ईयर में होता है, इसलिए इनकम टैक्स के जितने भी फॉर्म होते हैं उसमें
AY या कि असेसमेंट ईयर लिखा हुआ होता है। अब देखते हैं इनकम टैक्स स्लैब। अभी जब से बजट पेश हुआ है 2020 में, तब से लोगों पर कंफ्यूजन बना हुआ है कि इसमें दो आपको स्लैब चुनाव करने का ऑप्शन मिल गया, पुराना टैक्स स्लैब, नया टैक्स स्लैब। अभी इसमें कई सारे कंफ्यूजन है कि पुराने टैक्स स्लैब में अधिक जो दर हैं और नए टैक्स स्लैब में कम है, और आप दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम लिया हूँ बीच में, इसमें देखें तो 2.5 लाख रुपए तक, यानी आपकी आय यदि 2.5 लाख रुपए तक है, पुराने टैक्स स्लैब में देखिए इसका जो टैक्स है कुछ नहीं है, और नए टैक्स स्लैब में भी कुछ नहीं, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक आपको पूरी तरह से छूट है। ये क्राइटेरिया है कि 2.5 लाख से अधिक कमाएंगे तभी टैक्स आपसे लिया जाएगा। अब देखते हैं दूसरा स्लैब जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक। अब इसको पुराने टैक्स स्लैब में देखें तो 5% का टैक्स अब भरना पड़ेगा। नए टैक्स स्लैब में देखें तो यहाँ भी 5%, यानी कि दोनों में बराबर है 5%। अब देखें इसका अगला जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का, इसका अगला बेनिफिट 12,500 रुपए तक का रिबेट अंडर सेक्शन 87A लागू होता है, यानी कि आपको 12,500 रुपए का रिबेट मिलेगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का 5% से यदि हम टैक्स कैलकुलेट करें तो 12,500 रुपये आता है, और टैक्स पूरी तरह से माफ़ हो जाता है। अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको 12,500 रुपये तक की रिबेट मिल जाता है। ये नए टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब में दोनों में अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक यदि हमारी इनकम है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रिबेट अवेलेबल है। तो हम 5 लाख तक हमारी आय है तो हम नए या पुराने किसी भी टैक्स स्लैब में जाके हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का जिसकी इनकम है, तो उसको देखें नए टैक्स स्लैब में 10% का टैक्स रेट है, यानी कि आपको कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा, 12,500 रुपये जो कि 5 लाख रुपए तक का था, प्लस 5 लाख से जो अधिक है उसका 10% चुकाना पड़ेगा, ना कि पूरे इनकम का। यानी कि 12,500 रुपये 5 लाख तक का 5% के हिसाब से बना, प्लस 5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसका आपको 10% चुकाना पड़ेगा। इसी तरह यदि आपके 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक के इनकम है तो आप 15% टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि आपको 37,500 रुपये प्लस 7.5 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उसका 15% चुकाना पड़ेगा एज पर न्यू टैक्स स्लैब। यही हम पुराने टैक्स स्लैब में देखते हैं तो 20% एप्लीकेबल है 5 लाख से 10 लाख तक डायरेक्ट। इसमें तो इसमें जो चुकाया जाएगा वो 12,500 रुपये प्लस 5 लाख से ऊपर ही आय का 20% जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा, इतना हमारा टैक्स बनेगा पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार। इसी तरह हम यदि देखें 10 लाख से 12.5 लाख तक का आय वालों का, तो नए टैक्स स्लैब में 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी कि आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा 75,000 रुपये प्लस 10 लाख से अधिक आय का 20%। इसी तरह 12.5 से 15 लाख तक जिसकी आय है तो न्यू टैक्स स्लैब में 25% आता है, यानी कि हमारा टैक्स जो बनेगा 1,25,000 रुपये प्लस 12.5 लाख से अधिक का 25%। और 15 लाख रुपए से जिसकी आय अधिक है तो वो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, जो कि आपका आय इनकम टैक्स बनेगा 1,87,500 प्लस 15 लाख से जितनी भी ऊपर आय है उसका 30%। ये हुआ नए टैक्स स्लैब में। अब पुराने टैक्स स्लैब में देखें, अब देखते हैं पुराने टैक्स स्लैब में 10 लाख से जितना भी अधिक आय है वो सीधे 30% टैक्स स्लैब में आ जाता है, यानी कि आपका जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा 1,12,500 प्लस 10 लाख से जितनी ऊपरी आय है
उसका 30%। ये हुआ कैलकुलेशन का, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कि कितना कितना परसेंट का टैक्स स्लैब है, ये पूरा इस टेबल में आपको समराइज किया गया है। अब देखते हैं पुराने टैक्स स्लैब में जो 5 लाख से ऊपर की आय वाले हैं उनका जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है, जबकि नया टैक्स स्लैब में धीरे धीरे बढ़ाया है। फायदा है पुराने टैक्स स्लैब में नए टैक्स स्लैब में, वो मेन चीज़ ये है कि पुराने टैक्स स्लैब में आप जो निवेश या बचत करते हैं उसकी छूट ले सकते हैं, जबकि नए टैक्स स्लैब में किसी भी तरीके की छूट अवेलेबल नहीं है। मेन यहीं से डिसाइड होगा कि आपको पुराने टैक्स स्लैब में जाना चाहिए कि नए टैक्स स्लैब में। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया है इनकम टैक्स, इसके अतिरिक्त भी अलग से शिक्षा व स्वास्थ्य उपकर जिसको हम सेस कहते हैं, वो इनकम टैक्स का 4% अलग से लगेगा। अब आगे चलते हैं कि टैक्सेबल इनकम की गणना कैसे करते हैं। पुराने टैक्स स्लैब में देखें तो जो भी हमारी कुल आय होती थी, मैंने 5 आय कर स्रोत बताया था, वो जोड़ दें तो वो हमारी कुल आय होती है। उसमें से हम कितना डिडक्शन या छूट के लिए क्लेम कर रहे हैं वो घटा दीजिए, जितना बचेगा आपका टैक्सेबल इनकम कहलाएगा, यानी इस पर टैक्स देना पड़ेगा। जबकि नए टैक्स स्लैब के अनुसार कोई भी डिडक्शन या छूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपकी जितनी कुल आय है वही टैक्सेबल इनकम कहलाती है। अब देखते हैं कि जो छूट की बात कहे हैं वो कहाँ कहाँ किस किस में हम छूट ले सकते हैं। तो जो चैप्टर 6 से है उसके तहत जो मिलने वाले छूट हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। मैं यहाँ पे लिखा हूँ सेक्शन किस सेक्शन के अंतर्गत कितनी छूट लिमिट है और उनकी योजनाएं क्या क्या हैं। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 का अवेलेबल है। ये है, हम किसी कहीं भी निवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सभी नौकरी करने वालों को अवेलेबल रहता है, यानी कि ये फिक्स किया कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये जो भी हम नौकरी कर रहा है उसके लिए अवेलेबल। दूसरा है सेक्शन 80C, इसके तहत हम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश या बचत कर सकते हैं। अब वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे PPF है, EPF है, सुकन्या समृद्धि योजना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, FD है, LSS है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, जीवन बीमा है, होम लोन की किस्त है, स्कूल की ट्यूशन फीस है। इन सब में हम निवेश करके या इन्वेस्ट करके हम इसका 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। अगला है 80CCC, ये जो है इसकी जो लिमिट है वो 80C में ही कैलकुलेट हो जाती है, यानी 1.5 लाख इसी में आ जाएगा। इसमें क्या है कि आप किसी भी पेंशन फंड में निवेश कर रहे हैं, पेंशन लेने के लिए कई सारे स्कीम्स हैं उसमें निवेश कर रहे हैं, तो वो 80CCC के अंतर्गत आएगा, लेकिन वो जो छूट की लिमिट है वो 80C में ही कैलकुलेट हो जाएगी। अब आता है 80CCD, ये जो 80CCD है केंद्र सरकार द्वारा जो भी पेंशन फंड शुरू किए गए हैं उसमें निवेश किए गए अमाउंट क्लेम करते हैं। जैसे कि पॉपुलर है एनपीएस में आप जो भी रकम जमा करते हैं वो 80CCD के अंतर्गत कहलाता है, जो कि हम 10% अपने सैलरी का जमा होता है, प्लस अलग से 50,000 रुपये हम जमा कर सकते हैं। जो सैलरी से जमा होता है वो 80C में ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाता है, अलग से हम जमा करते हैं वो 50,000 अतिरिक्त क्लेम कर सकते हैं। 80D है, इसमें जो है मेडिकल इंश्योरेंस हम लेते हैं मेडिक्लेम किसी से, तो उसका जो प्रीमियम होता है वो 80D के तहत हम क्लेम कर सकते हैं। इसमें 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की लिमिट है। इसमें यदि आप 60 ईयर से कम आयु के हैं तो 25,000 अप्लीकेबल है, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए 50,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है 80E, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी इसमें क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए जो योजना है वो है आप जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं उस पर चुकाया गया ब्याज, यानी कि जो भी हम लोन लिए हैं पढ़ाई के लिए उसमें जितना भी ब्याज बनता है वो हम क्लेम कर सकते हैं 80E के सेक्शन में। इसमें कोई लिमिट नहीं है, हम 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना भी बनता है उतना हम क्लेम कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट 80EE, ये क्या होता है, होम लोन यदि आपने लिया है तो उसका जो ब्याज बनता है उसका हम 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। STTTA
जो हमें बचत खाते पे ब्याज मिलता है उसका भी हम 10,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। 80CCF लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें 20,000 रुपये तक का हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ पॉपुलर छूट जो कि हम लेते हैं, इसमें इनकम टैक्स में क्लेम करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे क्लेम अवेलेबल हैं जो कि मैं यहाँ डिस्कस नहीं किया हूँ। लगभग ये पॉपुलर क्लेम्स हैं जो कि इनकी जानकारी दिया मैंने। अब आते हैं टैक्स की गणना कैसे करते हैं। तो टैक्स की गणना के लिए पूर्व में बताई गई एक्सेम्पशन व डिडक्शन या कि अपने बचत व निवेश का आकलन करके टैक्स स्लैब का चुनाव करना पड़ता है। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया। देखिए ये एक कैलकुलेटर है, जैसे इसमें आप फिल कर सकते हैं कि आपकी आय मान लीजिए 8,50,000 हुई, ठीक है। अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने बताया था, जो भी सैलरीड पर्सन है उसके लिए 50,000 का अवेलेबल ऑलरेडी। एजुकेशन लोन मान लीजिए आपके पास है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 40,000 डाल दिए जो क्लेम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मान लीजिए नहीं है आपका कैपिटल गेन, तो 0 डाल दिए। अब NPS में यदि मान लीजिए इन्वेस्ट किए हैं 50,000, तो ये 50,000 डाल दिया। लीव ट्रेवल अलाउंस यदि आपके पास नहीं है तो 0 डाल दीजिए। होम लोन है यदि आपके पास है तो इसमें मान लीजिए मैं 50,000 का क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इसमें कई सारे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आ जाएंगे। PF है, LIC, PPF है, ट्यूशन फी, LSS, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC, फिक्स डिपॉजिट है, होम लोन, इस तरीके से ये सब कैलकुलेट। मान लीजिए इसमें 1,50,000 तक क्लेम कर सकते हैं, तो 1,50,000 मैंने डाल दिया। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मान लीजिए मैं 12,000 डाल दिया हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। सेविंग बैंक में मान लीजिए कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो मैंने इतना डाल। अब देखते हैं मेरा जो ग्रॉस इनकम है वो कितनी थी, 8,50,000। मैंने इन सब में इतना डिडक्शन के लिए क्लेम किया, तो मैं कितना कुल डिडक्शन क्लेम कर चुका, 3,52,000 रुपये। तो मेरी अब कितनी बची, 4,98,000। तो मैं यदि पुराने टैक्स स्लैब में पे करूँगा तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम ये माने जाएगी 4,98,000, लेकिन नए टैक्स स्लैब में यदि पे करूँगा तो मेरी 8,50,000 रुपये माने जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये टैक्स कैलकुलेट करके बताया। ओल्ड टैक्स में मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 12,400 टैक्स बन रहा है, ये शेष है, कुल मिला के 12,896। तो मैंने बताया था कि यदि 5 लाख से कम आए हैं, तो देखिए ओल्ड में 4,98,000 आया यानी 5 लाख से कम है, तो 12,500 तक रिबेट अवेलेबल है। तो 12,400 बना तो ये रिबेट में मुझे मिल जाएगा, यानी कि मेरा जो पुराने टैक्स स्लैब में है वो जो टैक्स है वो 0 हो जाएगी। वहीं नए टैक्स स्लैब में देखिए कितना मुझे चुकाना पड़ रहा है, 54,600, यानी आपकी आय 8,50,000 है। इस तरह के डिडक्शन है आपके पास जो क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि नए टैक्स स्लैब से जाऊँगा तो 54,600 रुपये मुझे चुकाना पड़ेगा। पुराने टैक्स स्लैब में 12,896 जो कि रिबेट अवेलेबल है। आपका 5 लाख से कम हो गया टैक्सेबल इनकम तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा, यानी आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इनका कंपेरिजन करके बता रहा है कि यदि आप पुराने टैक्स स्लैब में जाएंगे तो इतना बचाएंगे, और आपके लिए प्रीफर्ड ऑप्शन क्या है, ओल्ड टैक्स है। ये चीज़ें अवेलेबल। अभी थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ कि मैं इन सब डिडक्शन को हटा देता हूँ। अब डिडक्शन हटा दिया तो अब 50,000 तो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी सैलरीड पर्सन की। मेरे पास कोई क्लेम नहीं है। तो अब देखें जो पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार 8 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम कहलाया और नए टैक्स स्लैब में 8,50,000। तो ये कैलकुलेट करके बताया। अभी पुराने टैक्स स्लैब में मुझे 75,400 पे करना पड़ेगा, जबकि नए टैक्स स्लैब में 54,600। तो अब मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है, न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स स्लैब में पे करूँगा तो 20,800 का मुझे फ़ायदा होगा। यानी कि ये मैंने
क्या किया कि हमारे पास कोई डिडक्शन या क्लेम करने के लिए, एक्सेम्पशन क्लेम करने के लिए नहीं है, यानी कि हम कहीं भी पैसा सेव नहीं किए हैं, नहीं बचाए हैं, तो हम नए टैक्स स्लैब में जाएंगे तो हमें बेनिफिट रहेगा। यदि हमारा कहीं ना कहीं सेविंग या इन्वेस्टमेंट है तो उसको क्लेम करके हम पुराने टैक्स स्लैब में जा सकते। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं अब इससे कम का लेता हूँ, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए लिया, अब मेरे पास कोई भी क्लेम नहीं है, तो न्यू टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपए होगा इनकम, टैक्सेबल इनकम, और पुराने टैक्स स्लैब में 6,50,000। अभी इसमें देखें दोनों के टैक्स कैलकुलेट करके, पुराने में 44,200, नए में 33,800। तो अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? ऑब्वियसली न्यू टैक्स स्लैब में, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में कम पैसे चुकाना पड़ रहा है। वो कितना है ये यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया। आपको बेटर ऑप्शन भी बता रहा है क्या क्या चूज करना चाहिए, न्यू टैक्स स्लैब। अब यही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए डाल देता हूँ, बचत डाला, तो अब मेरी इनकम कितनी हो गई? पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख, जबकि नए में वही रहेगी। तो अब टैक्स कैलकुलेट करके जो आया, तो देखिए पुराने टैक्स स्लैब में 13,000, नए टैक्स स्लैब में 33,000। तो आपको कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? ओल्ड टैक्स स्लैब। तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर आपको पूरा बता देगा। तो आप इनकम टैक्स भरने से पहले इस कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसमें ज़रूर अपना टैक्स कैलकुलेट करके तब फिर आगे इनकम टैक्स का फॉर्म भरें। अतः हमारे पास बचत या निवेश अधिक है, या हमारे पास डिडक्शन और एक्सेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, तो हमारे पुराने टैक्स स्लैब का चुनाव करना चाहिए। और यदि डिडक्शन और एक्सेम्पशन क्लेम नहीं करना चाहते या कि नहीं है, तो हम नए टैक्स स्लैब में जाना बेहतर होगा। आशा है कि अब आपको इनकम टैक्स से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि अभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो या किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।